So class 12 topic, Bhakti Sufi traditions. Okay, so as we have learned from the previous chapters, like new religions like Buddhism and Jainism had started emerging in India. So basically what happened later was like there were other also local beliefs that started to being integrated, and there were like religious related literature and texts that came up. So, from the first topic, mosaic of religious beliefs and practices, integration of cults. Basically, now as we know, like there were the mainstream religions like Hinduism and even Buddhism and Jainism. So there were also local deities that were coming up, जो मतलब उनके मेन जो कल्चर में इंटीग्रेट होने लगे थे. जैसे जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे, जो मेनली हमारे जो पुराणों में पाए गए थे, तो वही जो पुराने आइडियाज़ थे उनको भी अब जो लोगों ने जैसे संस्कृत में सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना शुरू किया, तो इससे ये होने लगा कि सिंस वो इतना वो ज़्यादा और लोगों को अवेलेबल होने लगा. जैसे इवन वो वाले सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो वुमेन शूद्रास वो लोग थे, वो भी अब इन टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते थे. तो इससे हमें ये पता चलता है मेनली एक तो धीरे धीरे मतलब एक्सेप्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया था कि मतलब इन लोगों को भी नॉलेज का ये वाला एक्सेस होने दें. एंड ऑल्सो भी हो गया था कि सिंस एज वी रियलाइज कि और ग्रुप्स को भी और सोशल ग्रुप्स को भी इंक्लूड करने लग गए थे. उसके बाद ये था कि अब से जैसे काफ़ी जगहों में जैसे एग्जांपल जैसे कि उड़ीसा में जो जगन्नाथ करके उस एरिया में मेन जो डेइटी थे वो ऑब्वियसली वो बेसिकली वो विष्णु का ही रिप्रेजेंटेशन था. तो उसी तरीके से सेम डेइटी को काफ़ी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता था. ऑल्सो काफ़ी बार जैसे जो लोकल लोग होते थे वो जैसे काफ़ी अलग अलग टाइप के गॉडेसेस इनको वर्शिप करते थे, तो वो लोग भी जो मेन जो पुराने फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड थे, जैसे एज द वाइफ्स ऑफ मोस्ट मैनी गॉड्स, जैसे सरस्वती या फिर लक्ष्मी के केस में. अब यहाँ से धीरे धीरे अब और इनसे नॉट जस्ट इंटीग्रेशन तो हो ही रहा था, बट ऑल्सो कुछ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, क्योंकि कुछ सेक्शन से ब्राउन आउट होने लग गए थे. जैसे जब तांत्रिक ट्रेडिशन शुरू हुए, अब जैसे मेनली जैसे शैविज़म बुद्धिज़्म ये सब काफ़ी इनसे इन्फ्लुएंस थे. मेनली जो ओरिजिनल उसमें जो वैदिक जो मेन 3 गॉड्स थे अग्नि सोम एंड इंद्रा, तो वो इवेंचुअली मार्जिनलाइज होने लग गए थे. ऑल्दो तब भी शिवा एंड विष्णु इन सब का फिर भी मेंशंस होते थे. ऑल्सो जैसे कुछ चीज़ों में जैसे सैक्रिफाइस या फिर इन लोगों के जो मंत्रास जो स्पेसिफिकली जो चैंट किए जाते उनके आइडियाज इनकलकेट हो रहे थे, तो इनिशियली जो इलेबोरेट पुराने तरीके में नहीं थे. इवेंचुअली जैसे जो नए तांत्रिक गॉडेस इन सब का भी इमर्जेंस हुआ, इसमें बेसिकली इनका वर्शिप का स्टाइल भी डिफरेंट था. जैसे वो काफ़ी बार सॉन्ग्स गा के एक ट्रांस लाइक स्टेट में बार बार उनको गा के एंटर कर जाते थे, तो वो काफ़ी जो ओरिजिनल जो वैदिक पुराने स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट था. ऑल्सो उसमें केस में ये होता था कि जैसे जो गॉडेसेस वर्शिप करते थे वो काफ़ी बार सेम नहीं होते थे, एंड बहुत बार वो एक सर्टेन डाइटी को चूज़ करके उसी के लिए वो डिवोट हो जाते थे. ऑल्सो जैसे वैष्णवी या फिर शैवा सेक्स के केस में जैसे उन लोगों ने जैसे शिव का या फिर विष्णु का स्पेसिफिक अलग से वो सिर्फ उन्हीं का ही पूजा करते थे, एज़ कम्पेयर टू कि वो पूरे सारे गॉड्स एज अ होल को पूजना. और फिर नेक्स्ट पोएम्स ऑफ प्रेयर्स. अब बेसिकली जो हिस्टोरियंस भक्ति को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो है सगुन और दूसरा है निर्गुण. बेसिकली सगुन वाले बिलीफ के केस में इसमें ये होता है कि एज मतलब विद एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके कुछ फीचर्स होना. जैसे वो जिस डेटी को वो वर्शिप करते हैं उसके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, एंड बहुत बार वो नॉर्मल जो मैनिफेस्टेशंस जो जिस फॉर्म में उनको वो पूजते हैं वो उसके लाइक प्रॉपर फिजिकल एंथ्रोमॉर्फिक बेसिकली फॉर्म में करते हैं. जबकि जो निर्गुण है उसमें वो जैसे एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ गॉड, मतलब थोड़ा एज अ ओवरऑल सिर्फ पावर की तरह वैसे तरीके से पूछते हैं. अब ऐसे करके जैसे अलवर्स एंड नायनर्स वो बेसिकली तमिलनाडु के एरिया उस सदर्न एरियाज़ में बेसिकली इमर्ज हुए. वो मेनली विष्णु और शिव उनके वो फॉलोअर्स थे. उनका बेसिकली ये था जैसे वो सिंगिंग कंपोजिशंस करते थे, एंड बहुत बार जैसे इवन उनके वर्शिप में नॉट जस्ट शिवा और विष्णु बट जो उनके सेंट्स होते थे उनका भी वो वर्शिप इंक्लूड करते थे. उन लोगों ने जब एज साउथ इंडिया में वो स्प्रेड होता गया तो उन्होंने कुछ सर्टेन एरियाज़ को सीक्रेट आइडेंटिफाई किया है. वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली अपने डाइटीज़ के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड किए थे. ऑल्सो उनका स्पेशली
उन लोगों का बिलीव किया जाता है बाय हिस्टोरियंस कि उन लोगों ने टू अ डिसेंट एक्सटेंट थोड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की, मतलब वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, क्योंकि जैसे जो ब्राह्मण थे उनके डोमिनेंस को वो अप्रूव नहीं करते थे। और ऑल्सो उनके जो डिवोटीज़ में काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से होता था कि इवन शूद्रस एंड इवन वुमेन वर अलाउड टू ज्वाइन, जो यूजुअली जिस तरीके से कास्ट सिस्टम में जो होता है उसमें जैसे डिवोशन का थोड़ा सा लिमिटेड होता है, वैसा नहीं था। ऑल्सो वो अपने जो कंपोजिशंस को, जो उनकी जो सॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट देयर गॉड होता था स्पेसिफिकली, उसको वो जो वैदिक वाले जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके बराबर ही कंपेयर करते थे। ऑल्सो इनका स्पेशल फीचर ये था कि एज यू मेंशन वुमेन डिवोटीज जो होते थे, जैसे एक अंदल नाम की अलवर थी, तो उनके कंपोजिशंस टिल डेट बहुत फेमस है। या फिर इवन जैसे नयनर्स के केस में कराईकल अमन नेयर, उन्होंने स्पेशली बहुत ज़्यादा रिनाउंस किया था वर्ल्ड को अपने गोल्स के लिए। एंड ऑल्सो उनके जो कंपोजिशंस है अभी भी वो नयनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वुमेन डिवोटीज़ भी अपने सॉन्ग कंपोजिशंस के लिए फेमस थी। एंड मतलब वो लोग भी इसमें अपने मतलब रिलीजन फिनोमेना में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और रिलेशंस विद द स्टेट, बेसिकली जैसे जिस टाइम पे ये वाले मूवमेंट स्प्रेड हो रहे थे, ऑल्सो उस टाइम में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी साउथ इंडिया की तरफ स्प्रेड हो रहा था। अब मोस्टली जो जितने ये फॉलोअर्स थे, ये लोग थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के अगेंस्ट थे, क्योंकि स्पेकुलेट किया जाता है जैसे उस टाइम में जो चोलास, शेराज, पांड्यास, इनका जो उस टाइम में चीफ्स का रीजन जो चल रहा था, तो बहुत बार जैसे जो स्टेट के जो रिलीजियस जो फेवर्स होते हैं या फिर उनके जो जैसे जो कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए जैसे उस चीज़ के लिए इनका बहुत कंपटीशन होता था एक दूसरे के बीच में। एंड ऑल्सो जैसे वेलालर जो वहाँ उस साइड के जो पीजेंट्स थे, वो लोग इन एक्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। एंड उस टाइम में इवन जैसे जो चोलास थे, उन लोगों ने स्पेसिफिकली बहुत बार जितने जो सॉन्ग कंपोजर्स हैं, इन लोगों के जो विजन्स होते थे इनके गॉड के, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे ब्रॉन्ज वर्क एंड इवन टेम्पल्स में भी बहुत ज़्यादा काम करवाया। तो इन लोगों ने बेसिकली इन लोगों को बहुत अच्छे से सो एज टू स्पीक स्पॉन्सर भी किया। एंड इनके विजन्स को इनकलकेट करके इन लोगों ने अपना भी डिवाइन पोजीशन दिखाने की कोशिश की कि जो इनकी सो एज टू स्पीक जो ये एज अ मोनार्क जो वहाँ है, तो उनकी वो पोजीशन भी गॉड की चॉइस से है। एंड ऑल्सो उन्होंने बाद में से जो तमिल शिवा के जो हाइम्स का कलेक्शन एक तेवरमन करके बनाया था। तो ओवरऑल जो वहाँ का स्पेशली छोलाज ने इन लोगों के बिलीव्स को काफ़ी प्रोपोगेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में एंड प्रमोट करने में बहुत हेल्प की थी। वीराशैवा ट्रेडिशन, अब बेसिकली 12th सेंचुरी में बसावना करके जो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को। बेसिकली वो पहले ओरिजिनली जैन थे एंड वो एक किंगडम में मिनिस्टर भी थे। उन लोगों ने उनका बेसिकली शिव का इन द फॉर्म ऑफ जो लिंग के फॉर्म में, उसमें वर्शिप उनका मेन फीचर था। काफ़ी बार जो उनके फॉलोअर्स थे उनको भी वीराशैवा या फिर लिंगायत्स वो कहते थे। ऑल्सो जो उनके फॉलोअर्स है, जैसे वो लिंग को एक छोटे से फॉर्म में अपने साथ हमेशा वेयर करते थे। एंड बेसिकली ये लोग नॉट जस्ट शिव बट ऑल्सो जो जंग नामाज जो वॉन्डरिंग मॉन्क्स होते थे उनको भी वर्शिप करते थे। मतलब शिव के साथ वो मॉन्क्स का भी, जैसे पहले वाले केस में भी ऐसा था कि नॉट जस्ट अपने जो गॉड होते हैं बट उसको भी साथ साथ जैसे अपने जो सेंट्स होते हैं उनको भी वर्शिप करते हैं। उसी तरीके से इस वाले केस में भी मॉन्क्स को भी वर्शिप किया जाता था। और इनका मेन जो इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट जो वैदिक वाले उससे ये था कि जैसे उसमें हमें कंसिडर किया जाता है कि लाइफ मतलब फिर से रीबर्थ होता है एंड सो ऑन। तो इस केस में ये होता था कि द बिलीव की जो डिवोटीज़ होंगे अगर डिवोशन दिखाएंगे तो वो जो लॉर्ड शिव से उनसे यूनाइट हो पाएंगे आफ्टर डेथ। तो इस तरीके से उनके लिए मतलब इंस्टेड ऑफ कि बरिंग मतलब वो मेनली अपने डेथ को बुरी करते थे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ जैसे कि जो पहले क्रिमेशन होता था हिंदू वाले प्रॉपर ट्रेडिशन से, उसके बदले दे बिलीव कि वो सिंस वो बॉडी होनी चाहिए फॉर द जब वो बाद में अपने लॉर्ड से यूनाइट होंगे, तो उसके बदले इसलिए वो बरी किया जाता था।
ऑल्सो मोस्टली जो हमें जितना वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में पता है वो मोस्टली जो स्पोकन वर्ड के थ्रू कन्नड़ में जो भी जो स्पोकन सो एज टू स्पीक यू कैन से जो हमें इंफॉर्मेशन है जो वचन कहते हैं उसके थ्रू हमें ज़्यादा पता है इंस्टेड ऑफ कि प्रॉपर जो रिटन टेक्स्ट होते हैं। तो मेनली इस वाले मूवमेंट का हमें सिर्फ ओरल वर्जन्स ही पता है। ऑल्सो इनका मेन ये भी था कि उन्होंने जो वैदिक ट्रेडिशंस थे जैसे वो लोग जो काफ़ी जैसे इनका स्पेशली कास्ट सिस्टम इन सब के भी बहुत अगेंस्ट थे। एंड जैसे वैदिक ट्रेडिशंस में जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज ये सब उस टाइम में एज वी नो कि वो सब बहुत ज़्यादा प्रोहिबिट करते थे, उस सब को भी ये इस ट्रेडिशंस और इस मूवमेंट के हिसाब से इंकरेजमेंट किया जाता था। एंड ओवरऑल जैसे बेसिकली इन दोनों मूवमेंट्स में एक चीज़ सिमिलर है जैसे कि दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम एंड जो ऑपरेशन होता था ब्राह्मण्स का उन सब के अगेंस्ट थे एंड दे केम अप एज अ डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिशनल हिंदुइज्म। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब जैसे कि ये लोग आगे और जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे जो ये नए मूवमेंट्स आ रहे थे जैसे जो शिवा की फॉलोइंग या फिर विष्णु की फॉलोइंग, तो उसी तरीके से हमने रियलाइज़ किया कि इसके जो हमें एविडेंस थे वो काफ़ी लेट फाइंड हुए थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि बेसिकली उसके बाद क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में जैसे राजपूत स्टेट इमर्ज होने लग गए थे। एज वी नो कि राजपूत मोस्टली हिंदूज थे जो वेद के पुराने ट्रेडिशंस उनको ज़्यादा फॉलो करते थे, तो उनके वजह से जो ब्राह्मण थे वो लोग भी पावर की और मतलब उनको दे गॉट मोर पावर। वो लोग जैसे नॉट जस्ट रिलीजियस वाइज बट इवन सोशल स्टैंडिंग में या ओवरऑल मतलब जो स्टेट में भी उनको ज़्यादा पावर मिलने लग गई थी, तो ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। ऑल्सो इस टाइम में जैसे नॉट जस्ट मतलब ब्राह्मण्स बट ये ब्राह्मण एक जो सिस्टम उसके अलावा भी जो और नए ग्रुप्स आने लग गए थे जैसे नाच जोगी सिद्ध जो बेसिकली आर्टिसनल ग्रुप्स थे। इनमें मोस्टली जैसे जो क्राफ्ट में वर्क करने वाले या फिर जैसे जो स्पेशली वीवर्स जो इन्वॉल्व थे। बेसिकली उस टाइम में क्या हो रहा था कि जो इनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे टूवर्ड्स सेंट्रल वेस्ट एशिया, उस साइड में सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया में, क्योंकि उस टाइम में एज यू नो कि जैसे ट्रेड और डेवलप हो रहा था तो वहाँ पे इन लोगों के बहुत ज़्यादा इन लोगों का बिजनेस भी बढ़ रहा था एंड दे वर गेटिंग मोर इन्फ्लुएंस। तो इन लोगों ने जो सिस्टम उस टाइम में कास्ट सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी क्या है, मतलब क्या वो सही है या नहीं। और मतलब उन लोगों ने उस टाइम में ये मूवमेंट धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा था ये थॉट, क्योंकि लोग वो एज धीरे धीरे लोग को और रियलाइज़ होने लगा कि उनमें डिफरेंस क्या है एज़ कम्पेयर टू अपर और द लोअर क्लास में, मतलब क्या फ़र्क होता है। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे चैलेंज करने लग गए थे एंड वाइल दे बिकेम पॉपुलर, बट ये हुआ था कि जो रूलिंग एलिट्स थे, जो किंग्स थे, उन लोगों का ये लोग फेवर नहीं गेन कर पाए थे, तो इसलिए ये लोग उतना पावरफुल वैसे उस सेंस में नहीं हो सके थे। उसके बाद जो 13th सेंचुरी तक बाद में जो टर्क्स या फिर अफगान्स वो दिल्ली सल्तनत उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो नया वेव ऑफ नया न्यू रिलीजियस आइडियाज़ आइडियोलॉजी एंड रिलीजन लाया।